NCERT क्वेश्चन 1.11 देखिए क्या कहता है। अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम। पॉलिथीन पीस को आपने वूल के साथ रब किया तो पॉलिथीन पीस के ऊपर कितना चार्ज आया, -3 × 10⁻⁷ कूलम। इतना चार्ज पॉलिथीन पीस के ऊपर आ गया। अब जाहिर है अगर पॉलिथीन पीस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया होगा तो वूल के ऊपर कितना चार्ज आया होगा, पॉजिटिव सेम वैल्यू 3 × 10⁻⁷ पॉजिटिव चार्ज। एक टॉपिक हमेशा याद रखना चाहिए जिसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि अगर दो बॉडीज़ को आप रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में तो एक बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरी बॉडी में चले जाएंगे। तो एक बॉडी में से अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकले तो दूसरी बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। एक बॉडी के ऊपर अगर +10 कूलम का चार्ज आया तो दूसरी बॉडी के ऊपर -10 कूलम का चार्ज आना चाहिए। तो जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। नंबर 1। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में एक बात और याद रखिए कि वैल्यूज़ हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। तो दोनों बॉडीज़ के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो बराबर होगा लेकिन उसका नेचर ऑपोजिट होगा, वैल्यू बराबर होगी। ठीक है ना। हमको बोलता है कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए जी वूल टू पॉलिथीन पीस। तो पहला पार्ट तो हो गया वूल टू पॉलिथीन। दूसरा पार्ट हमसे बोलता है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद करिए, Q = ±NE, जिसको आप बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा ना वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत आसान हो जाता है। Q/E कर दो, सिर्फ Q/E, बहुत आसान तरीका है। और कोशिश करना कि नंबर जो होना चाहिए ना वो जनरली पॉजिटिव वैल्यूज़ की निकाला करो। इंटीजर चलता है लेकिन जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो कोशिश करो कि नंबर जो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ इसका मतलब है यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पॉजिटिव वैल्यू। तो उसके लिए एक बड़ा आसान तरीका है, आपने क्या करना है देखिए। यहाँ पर आपने लिया -3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, डेसिमल हटा दिया तो यहाँ आ गया 0, -19 ऊपर चला जाएगा हो जाएगा +19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम 30 डिवाइडेड बाय 16 × 10⁻12। ठीक है जी। दूसरी बात 30 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे दिस वुड बिकम 1. ये हो गया लगभग 87। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन वुड बी 1.87 × 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए। अब दूसरे पार्ट में हमसे बोलता है क्या पॉलिथीन पीस के मास में कोई चेंज आने वाला है। यस, बिल्कुल आने वाला है। अब यही देखिए, ये एक मेरे पास पेन है। अब मैं इस पेन को अपनी पॉकेट में डाल लेता हूँ तो जाहिर है मेरा मास में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो जाएगा ना। अगर मैं डिजिटल मीटर का यूज़ करता हूँ तो वो तो छोटी से छोटी वैल्यू को भी दिखा देगा। तो कोई भी चीज़ अगर हम अपनी पॉकेट में डालते हैं तो उसका मास भी हमारे मास के साथ ऐड हो जाता है। सिमिलरली पॉलीथीन पीस के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफ़र हुए तो पॉलीथीन पीस का मास कुछ हद तक बढ़ेगा। ऑल्दो वो बहुत एक छोटी सी वैल्यू होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी कोई वैल्यू तो होगी ना। तो अगर हमें वो निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं देखिए। तो हमने यहाँ पर करा मास इंक्रीज्ड, ठीक है ना। कितना मास इंक्रीज हुआ पॉलीथीन का, तो वो कैसे आप निकालेंगे, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, नंबर 1, इनटू n की वैल्यू आई है आपकी 1.87 इंटू 10⁻12। ठीक है जी। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। 10⁻31 और 10⁻12 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो फाइनल आंसर बनेगा 10⁻, आपका 31 में से 12 लेस कर लो तो ये बन गया आपका -19। नाउ 9.1 को आप 1.87 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, टोटल ओवरऑल आंसर आपका केजी में आ जाएगा। ये एक्चुअल मास नहीं है पॉलीथीन का, ये है टोटल इंक्रीज्ड मास कि कितना मास पॉलीथीन पीस का बढ़ा या चेंज हुआ उसमें। ठीक है ना। ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट करके आप फाइनल आंसर बता सकते हैं, लेकिन ये एक जनरलाइज्ड वे था कैलकुलेशन करने का। आप इससे दूसरा मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई इसमें से कुछ स्टेप्स कम भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिलहाल ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो गलती आपकी लगभग ना के बराबर होगी। ठीक है।